Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Ratios and proportions exercise 1.17 1.17 एक्सरसाइज करनी है। ये रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में है। इसमें आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उनके ग्राफ बनाने का तरीका आप लोग सीखेंगे। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फार्म। इन रेशियो को हमने सादा तरीन शक्ल में लिखकर दिखाना है। तो 75 और 100 को आपने किसी टेबल पर डिवाइड करना है कि ये कट कर छोटे हो जाएं, और ऐसा टेबल ढूंढना है कि जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप छोटा टेबल ढूंढेंगे तो आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी सारा लंबा सवाल आपका हो जाएगा, और बार बार डिवाइड करके फिर आप उसको सिंपलेस्ट शक्ल में लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा टेबल ढूंढ लें तो आप एक ही दफ़ा डिवाइड करेंगे और आपकी रेशियो सिंपलेस्ट शक्ल में आ जाएगी। तो सबसे बड़ा टेबल ढूंढने का जो तरीका होता है वो एचसीएफ का तरीका होता है। तो आप 2 नंबर का एचसीएफ यहाँ पर डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। बड़े नंबर को अंदर रखा, छोटे को बाहर रखा। तो 75 वन था, 75 ऊपर 1 चला गया, 100 में से 75 निकाला, 25 आया। अब इस 75 को अंदर रखा तो आपके पास 25 आंसर आएगा। इतने 25 ने 75 को पूरा पूरा डिवाइड कर देना, 3 आपके पास इसका आंसर आया, और 25 आपके पास एचसीएफ आया। तो एचसीएफ इसका इन दोनों का 25 आ चुका है। इसका मतलब है सबसे बड़ा टेबल 25 है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 75 भी 25 पे डिवाइड होता है और 100 भी 25 पे डिवाइड होता है। तो यूँ आप 75 को 25 पे डिवाइड करके 3 निकाल लेंगे आंसर, और 100 को 25 पे डिवाइड करके 4 निकाल लेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सबसे बड़ा टेबल ढूंढें और एचसीएफ के ज़रिए से टेबल ढूंढें और फिर उसके साथ आप डिवाइड करें। दूसरा तरीका वही है जो हम करते आते हैं, 75 को पहले 5 पे डिवाइड करो, 100 को भी 5 पे डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसको भी 5 पे डिवाइड करो, फिर दोबारा 5 पे डिवाइड करो। जिस नंबर पे दोनों डिवाइड होते चले जाते हैं डिवाइड करते जाएंगे, और एंड पे आपके 3:4 आपका आंसर यही वाला वापस आ जाएगा। तो यूँ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 12:120, तो ये रेशियो हमने ढूंढनी है, 12:120। तो 12:120 इसका मतलब ये बनता है 12:120। आप इसका भी एचसीएफ निकालो। तो यहाँ पर आप देखो कि 120 को अंदर रख के अगर आप 12 पे डिवाइड करते हो तो 12 वन ज़ा 12, 1 आया और ये 0 ऊपर चलेगी, तो 10 आपका आंसर आता है। तो इसका मतलब है दोनों ये आप 12 पे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से जो एचसीएफ आपको मिल रहा है वो 12 मिल रहा है। तो आप 12 पे 12 को भी डिवाइड कर सकते हो, 120 को भी आप 12 पे डिवाइड कर सकते हो। तो यूँ सिंपलेस्ट रेशियो में आपका 12 को 12 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 120 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर 10 आया। तो सिंपलेस्ट आपका आंसर 1:10 आ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2 kg इज़ टू 800 ग्राम। 2 kg की आपने रेशियो फाइंड करनी है 800 ग्राम के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप रेशियो फाइंड कर रहे होते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ग्राम है, तो ये नहीं चलेगा। दोनों यूनिट या तो ग्रामों में होनी चाहिए या केजी में होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट में चला जाता है। इस वजह से बेहतर यही है कि आप छोटी यूनिट में जाएँ। छोटी यूनिट यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम, आप केजी को भी ग्राम में ले जाएं तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 2 kg कितने के बराबर होगा, 2 × 1000। 2 × 1000 करोगे आपके पास, तो 2000 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा 2 kg 2000 के बराबर होता है। तो लिहाजा 2 kg की जगह पर आप 2000 ग्राम लिख दोगे, और इधर 800 ग्राम वैसे ही रहेगा। अब ग्राम और ग्राम बराबर बराबर आ गए, सेम तरह की यूनिट आ गई। तो अब आप इनकी रेशियो फाइंड कर सकते हो। अब आप इनको डिवाइड करोगे, 2000 को 800 को आप 100 पे डिवाइड कर सकते हो, तो लिहाजा 20 और 8 आ जाता है। फिर आप दोबारा 4 पे डिवाइड करो, तो 20 को 4 पे डिवाइड किया 5 आया, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया। तो आप इस तरह से बार बार काट कर आंसर निकाल सकते हो। आप अगर डायरेक्ट चाहोगे तो डायरेक्ट 400 पे ये दोनों डिवाइड होते हैं, और इसका एचसीएफ आप निकाल कर देखोगे तो 400 आएगा, तो तब भी आपको यही आंसर मिल सकते हैं। तो दूसरा देखें, 5:2/3। अब एक सिंपल होल नंबर है और दूसरी फ्रैक्शन बनी हुई है। तो आपने दोनों फ्रैक्शंस को पहले, इसको फ्रैक्शन को भी आपने सिंपल नंबर बनाना है। तो इसलिए आपको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एलसीएम लेना होता है। तो इसका 3 का, और यहाँ पर मैंने 1 खुद से लगा दिया। इनका एलसीएम लेते हैं, जब 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 3 ही आता है। 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो 2/3, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 के साथ काट गया, 5 3 15 आ गया, और 3 2 6 आएगा। सॉरी, 3 और 3 कट चुका है, तो 2 आंसर आएगा। लिहाजा 15:2 हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। अब 1/4 रेशियो 1/6, तो इसमें भी
ये फ्रैक्शन बनी हुई है, तो 4 और 6 का आपको एलसीएम लेना होगा। 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 2 4 और 2 3 6। तो अब ये इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 2 और 3 को दोनों को डिवाइड करता हो, तो लिहाजा आप मल्टीप्लाई करके 2 3 6 6 3 सॉरी 2 2 4, ये 2 है, 2 2 4 4 3 12 12 आपके पास आंसर आया। 12 इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 आएगा, 6 2 12 आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा। यहाँ पर आपके पास 4 3 12 एंड 6 2 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, लिहाजा 3:2 आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, 1/99 रेशियो 1/66 रेशियो 2/33। तो ये हमारे पास आंसर है। अब 99 66 33 इन सब की आपने एलसीएम ढूंढने हैं। तो जब आप एलसीएम इनके निकालोगे तो 3 के साथ सारे डिवाइड होते हैं। 33 आ जाएगा, 99 को 3 पे डिवाइड करें, 66 को 3 पे डिवाइड करें तो 22 आ जाएगा, 33 को 3 पे डिवाइड करें तो 11 आ जाएगा। अब 11 पे डिवाइड होते हैं, तो 11 पे 33 3 देता है, 22 2 देता है, और 11 को 11 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो इसलिए अब आप इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लोगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये लिख लिया। 3 11 33 और 3 2 6। अब 6 को आपने 33 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 198 आपके पास एलसीएम आ चुका है। अब 198 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इसके साथ भी 198 मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी करोगे, तो सब के साथ 198 198 198 जो एलसीएम आया था वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब कटिंग करना शुरू कर दो। 198 को जब 99 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 99 1 99 एंड 199 2 198 2 1 2 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब 66 को आपने डिवाइड करना, 66 1 66 और 66 कितने जार होता है, 66 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 66 3 जार आएगा 198, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 1 3 आएगा। अब 33 को 198 को 33 पे डिवाइड करना है, 33 1 33 और 33 को जब 198 को 33 पे डिवाइड करो तो आंसर आपके पास 6 आ जाता है। तो ये 6 हमारे पास आंसर आया। यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, 6 2 12, जो 12 आ गया। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो सबको डिवाइड करता हो, लिहाजा ये सिंपलेस्ट रेशियो आ चुकी है। अब यहाँ देखो, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, नीचे वाला जो प्रोपोर्शन है उसमें से जो नामालूम रकम है वो मालूम करके दिखाओ। तो यहाँ पर 12 रेशियो P प्रोपोर्शन 3 रेशियो 6 है, तो यहाँ पर P अननोन है। तो आप ये तरीका होता है प्रोपोर्शन को हल करने का, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब साइड वालों को मल्टीप्लाई करो, और जिसमें अननोन हो उसको आप पहले लिख लिया करो। तो P मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो P मल्टीप्लाई बाय 3 आप पहले लिख लें, या 3 मल्टीप्लाई बाय P पहले लिख लें। उसके बाद ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आप लिख लें। अब जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3 कर दें। अब 12 को चाहे 3 पे डिवाइड कर लें, चाहे 6 को 3 पे डिवाइड कर लें। तो मैंने 3 1 3 3 2 6 ऐसे डिवाइड कर लिया है। 3 6 को भी 3 पे डिवाइड किया और 3 को भी 3 पे डिवाइड किया, तो यहाँ 1 आया, यहाँ पर 2 आ गया। तो 12 2 24 हमारा फाइनल आंसर बन गया P का। अब अगला देखें, इसमें अननोन दरमियान में दिया हुआ x, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x हम लिख लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 18 लिख लेंगे। तो इनको इस तरह से एरो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे तो आपके पास 144 आएगा। तो अब आप क्योंकि x का स्क्वायर आया हुआ है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ता है। इधर अंडर रूट लोगे तो इधर भी आपको अंडर रूट लेना होगा। तो 144 का आप अंडर रूट लोगे तो ये +-12 आएगा। x का आंसर +-12 आएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको तो फिर आपको तरीका बता देता हूँ। तो फिर ये देखें कि हमने ये इनको आपने 144 के प्राइम फैक्टर निकाले। 144 को 2 पे डिवाइड किया 72 आया, 72 को 2 पे डिवाइड किया 36 आया, 36 को 2 पे डिवाइड किया 18 आया, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आया, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया। अब देखें ये जो 2 है दोनों मिलकर 2 का स्क्वायर बनता है, ये जो 2 है ये भी दोनों मिलकर 2 का स्क्वायर बना देते हैं, ये 3 और 3 मिलकर 3 का स्क्वायर बना देते हैं। तो इन सब के आपको स्क्वायर मिल चुके हैं। तो जिन जिन के स्क्वायर आ चुके हैं वो आप अंडर रूट के अंदर लिख दोगे। जब आप अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट काट लेनी है। स्क्वायर अंडर रूट जब काटेंगे तो 3 2 और 2 आपके पास निकल आएंगे। तो 2 2 4 4 3 12, तो इस तरह से 12 आ जाता है। वैसे भी 12 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है। इसका मतलब है 12 का स्क्वायर हुआ, तो 12 का स्क्वायर अपनी अंडर रूट काट लेता है, और यूँ हम आपके पास +12 आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 मल्टीप्लाई बाय 15 है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
5 मल्टीप्लाई बाय एम है, तो आपने 5 मल्टीप्लाई बाय एम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाली साइड पहले लिख लेनी है, क्योंकि एम हमारा अननोन है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15, ये दरमियान वाला आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। इधर जाकर डिवाइड किया तो आप 5 को काटो, 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15, तो 3 8 जार 24। यूँ हमारे पास एम इज इक्वल टू 24 आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 7 रेशियो एम प्रोपोर्शन एम रेशियो 28, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एम है तो एम का स्क्वायर बन जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाय 28, तो एक्सट्रीम जो है ना वो 7 मल्टीप्लाई बाय 28 बनता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 28 करें तो 196 आता है, और m का स्क्वायर आपने ख़त्म करना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर m का अंडर रूट लिया, इधर 196 का अंडर रूट लिया। 196 का अंडर रूट आप सिंपल ले सकते हो, जैसे आप पीछे चैप्टर में लेकर आए हो। तो 14 को मल्टीप्लाई बाय 14 करें तो 196 आंसर आता है, तो लिहाजा 14 का स्क्वायर बन जाता है। तो 14 स्क्वायर अपनी अंडर रूट काट कर प्लस माइनस में बाहर आ जाएगा, तो यूँ m इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 आपके पास फाइनल आंसर बन गया। अब देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन ये वाला है और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, तो x मल्टीप्लाई बाय 100 आप इस तरफ लिख लेंगे और दूसरे वाले को दूसरी तरफ लिख लेंगे। आपकी मर्जी होती है, जिसको मर्जी जितना मर्जी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। इस ज़ीरो को आप इस ज़ीरो के साथ काट दो, और फिर आप 2 1 ज़ा 2, पहले ज़ीरो को आप ज़ीरो के साथ काट दें, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो इस तरह से आपके पास 3 आंसर आ गया। अब अगला देखें, 8 रेशियो 12 है, प्रोपोर्शन 6 रेशियो y है, तो आप इसका भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर लिख लोगे 8 मल्टीप्लाई बाय वाई, और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये दरमियान वाले का जो मल्टीप्लाई है ये आप यहाँ पर लिख लोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यूँ आपके पास ये जो आंसर आए हैं इनको आप 8 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो आप इसे डिवाइड करोगे तो यूँ दूसरी तरफ आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने 8 को जब मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड किया तो 8 को 4 पे पहले डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 और एंड 2 3 ज़ा 6, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, तो यूँ y इज इक्वल टू 9 हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। अब यहाँ पर देखें 2/5 इज इक्वल टू p/20, तो यहाँ पर p आपके पास ऊपर है तो इस वजह से आप p को इधर का इधर ही रहने दो, 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको जाकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ज़्यादा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 को आप 5 और 20 को एक टेबल पे डिवाइड कर सकते हो। जब आप 5 को एक टेबल पे डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आपके पास आंसर आ गया। यूँ 8 इज इक्वल टू p, आपके पास p का आंसर आ गया। अब यहाँ पर 10/3 है इज इक्वल टू 5/p है। अब p नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो आप इसको इधर p को दूसरी तरफ ले जाओगे, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहते हैं। तो ये डिनोमिनेटर इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सेम नहीं सॉरी सिंगल डिनोमिनेटर हो, दोनों तरफ सिंगल डिनोमिनेटर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो p को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय p बन जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से आप इनको काटो तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3/3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो 3/2 आपके पास p का आंसर 3/2 बन जाएगा। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखें, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन, अगर 150 शर्टें 6 स्टिच करने वाली जो सीने वाली मशीनें होती हैं उनके ऊपर सी जाती हैं, स्टिच हो जाती हैं, इन अ डे एक दिन के अंदर, हाउ मैनी मशीन, तो कितनी मशीनें आपको चाहिए, आर रिक्वायर्ड वो चाहिए टू स्टिच के आप उनको टांके लगा सको या सी सको 225 शर्ट्स 225 शर्ट्स को इन अ डे एक दिन के अंदर। तो दिन यहाँ पर सेम ही दिया हुआ है, एक ही दिन के अंदर उसने ये कहा है कि 150 शर्टें 6 मशीनें सी लेती हैं, जबकि 225 शर्टें कितनी मशीनें सिएंगी, आपको कितनी मशीनें चाहिए होंगी 225 शर्ट को एक ही दिन के अंदर सीने के लिए। आल्सो ड्रा ग्राफ, तो इसका आपने ग्राफ भी बनाना है। तो आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पर शर्ट्स 150 हैं पहले, और फिर मशीनें कितनी हैं, सीविंग मशीनें 6 हैं। तो आपने शर्ट्स के दरमियान और मशीनों के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है, तो इस वजह से आप शर्ट्स लिख लोगे रेशियो
मशीन्स लिख लोगे। तो मैंने यहाँ पर शर्ट्स रेशियो मशीन्स ऐसे निकाल लिया वहाँ से। तो आप देखें शर्ट्स 150 हैं तो मशीनें 6 हैं, तो इस वजह से शर्ट 150 लिख दिया, मशीनें 6 लिख दी। अब आगे जो है ना वो कह रहा है कि शर्ट्स हैं 225 शर्ट्स हैं, तो शर्ट्स के नीचे 225 लिख दिया। और मशीनें हमने मालूम करनी है आर रिक्वायर्ड, यानी कि मशीनें कितनी हमें चाहिए, तो मशीनों के नीचे हमने एक्स लिख दिया। इसलिए यूँ हमारे पास ये एक तरह का एक फार्मेशन बन गई। 150 शर्ट्स हूँ तो 6 मशीनें चाहिए, उसके लिए 225 शर्ट्स हूँ तो कितनी मशीनें चाहिए, उनको हमने एक्स कर दिया। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो एक्स वाली साइड है वहाँ पर एरो चुप करके नीचे की तरफ एरो का हेड कर दें, एरो का हेड नीचे की तरफ करके आप चुप करके एरो लगा दें। ये वाला एरो जब लग गया, इस एरो को लगाते हुए आपने सोचना है। तो वो सोचना क्या है कि आपने देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्या ये सीधी तरह चल रहा है या उल्टी तरह चल रहा है। तो आप देखो कि 150 मशीनें हैं, सॉरी 150 शर्ट्स हैं, तो 150 शर्ट से 225 शर्ट हो गई हैं। शर्ट्स पहले 150 थी, फिर 225 हो गई, शर्ट्स ज़्यादा हुई हैं। जब शर्ट्स ज़्यादा हुई हैं तो आप सोचें कि मशीनें ज़्यादा चाहिए उनको बनाने के लिए या कम मशीनें चाहिए, तो ज़ाहिर है मशीनें भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि शर्ट्स बढ़ रही हैं, तो इसलिए मशीनें भी बढ़नी चाहिए। तो जैसा एरो ये है वैसा ही एरो ये लगाना होगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। अगर शर्टें कम होंगी तो मशीनें भी कम हो जाएंगी, अगर शर्टें ज़्यादा होंगी तो मशीनें भी उनको बनाने के लिए ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी भी कम हो रही है। इस तरह का जो प्रोपोर्शन होता है जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। इस तरह के जो प्रोपोर्शन होते हैं उनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाता है। जैसे कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा बुक्स खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, आप कम मेहनत करेंगे तो आपके कम नंबर आएंगे। तो ऐसी सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं, जिसमें एक चीज़ भी बढ़ रही होती है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होती है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आप एरो लगाओगे तो नीचे वाला ये वाला एरो मैंने बताया कि एक्स की तरफ हेड करके आपने चुप करके लगा देना है, बगैर सोचे समझे ये नीचे की तरफ लगा दिया करें। जब ये लगा दिया तो दूसरे को लगाते हुए सोचना है। तो जब आपने देखा तो दोनों जो थे एक जैसी बातें हो रही थी, शर्टें बढ़ रही थी तो मशीनें भी बढ़ रही थी, शर्टें कम हो रही थी तो मशीनें भी कम हो रही थी, इस वजह से दोनों एरो एक जैसे लग गए। अब जब एरो लग गए हैं तो आगे कुछ मुश्किल रहता ही नहीं है। आपने ऐसा करना है कि एरो का हेड ऊपर कर देना, टेल नीचे कर देनी है। तो ये हेड ऊपर किया, टेल नीचे की, हेड का मतलब है एक्स ऊपर किया, टेल का मतलब है 6, टेल के ऊपर 6 है तो 6 को नीचे कर दिया, हेड ऊपर टेल नीचे। यहाँ पर भी हेड ऊपर कर दोगे, टेल नीचे कर दोगे। हेड के ऊपर 225 है, 225 ऊपर आ जाएगा, टेल के ऊपर 150 है तो 150 नीचे आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन अलग-अलग होकर इक्वल साइन के दोनों तरफ आ गई हैं। अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर 6 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने इनको अब काटना है, तो 150 को आप काटें 225 के साथ और 6 के साथ, और 25 इनको दोनों को डिवाइड करता है, 225 को भी और 150 को भी 25 पे आप डिवाइड कर सकते हो। तो जब 225 को आप 25 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 9 आएगा, और जब आप 150 को 25 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा। तो लिहाजा इस 6 को इस 6 के साथ काट दो, ये कट कर आंसर आपके पास 9 आ गया। x = 9 आ गया। 9 क्या था, x था, x वाली साइड पे क्या था, मशीनें थी, तो लिहाजा 9 मशीनें हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं और हमने अब इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो ये जो मशीनें हैं ना वो x वाली वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास x की वैल्यू 6 है और एक x की वैल्यू हमने ये वाली जो निकाली है 9 है। तो एक 9 आ गई, एक 6 आ गई, और ये y की वैल्यू हम शर्ट्स को ले लेते हैं। तो शर्ट में एक हमारे पास 150 y, एक 150 है, और एक y हमारे पास आ जाएगा 225 से। दो ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं, दो ही हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी हैं। तो हम इससे दो वैल्यू से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए तो दो वैल्यू से ग्राफ बड़ा अच्छा बन जाता है, समझ भी आ जाता है, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन आगे आएगा, उसका ग्राफ नहीं दो वैल्यू से बन सकता। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमेशा सीधी लाइन आती है, तो वो मैं आपको ग्राफ बना कर दिखाता हूँ अगले पेज के ऊपर। तो x वाली वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, x की वैल्यू एक 6 लेनी है और एक हमने 9 लेनी है, और y की वैल्यू एक हमने 150 लेनी है और दूसरी 225 लेनी है। तो देखें x की वैल्यू एक 6 ले ली, एक 9 ले ली, फिर मैंने अपने तौर पे एक और वैल्यू आगे बना ली है। मैंने 6 को ऐसा किया कि 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 बन गया। 150 को भी ज़ाहिर है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आप मल्टीप्लाई ही करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 6 को 2 से किया तो 12 आया, और 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई
6, 9, 12 और वाई की वैल्यू आ गई 150, 225 और 300। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। आप जितनी मर्जी वैल्यू निकालना चाहें निकाल भी सकते हो। एक्स रेशियो वाई करके, 6 रेशियो 15 करके, ये जो 6 रेशियो 150 है, सॉरी 150 करके, इनकी कटिंग करके आप जितनी मर्जी वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन ये 3 वैल्यू से ग्राफ बहुत अच्छा बन जाता है। तो 3 वैल्यू से ये मैंने ग्राफ बना दिया हुआ है। तो अब इसमें देखें कि आपने नीचे मैंने जो है ना मशीनें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मशीनें ली हैं, क्योंकि एक्स हमारा जो था वो एक्स वाला मशीन्स को शो कर रहा था। तो इधर हमने मशीन्स ले ली हैं। तो एक्स एक्सिस पे सारी मैंने मशीन्स ले ली हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक जितने गैप रख के हमने ये काउंटिंग लिख दी है एक्स एक्सिस के साथ। दरमियान में 0 शुरू हो रहा है, 0 से इस तरफ को जा रहे हैं, फिर 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वाई एक्सिस शुरू हो गया। तो इधर से मैंने मुनासिब सा गैप ले लिया 25 का। 25 में 25 प्लस करें 50 आ गया, 50 में 5 प्लस करें 75 आ गया। तीसरा 25, 50, 75, 100, 125, 150, 25 का गैप लेते हुए हमने वाई एक्सिस बना लिया। और इधर हमने शर्ट्स लिख दिया, शर्ट जिधर आगे आ जाएंगी। अब हमारे पास जो पहला हमारा बनता है पेयर, ऑर्डर पेयर जिसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पेयर भी बोल सकते हैं आप। तो वो हमारे पास ये है 6 और 150। तो 6 और 150, ये 6 हमारे पास है, 6 हमारे पास यहाँ पर है और 150 हमारे पास यहाँ पे है। तो आप यहाँ पर जो डॉट लगेगा उसे आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो डॉट है वो 6 और 150 का डॉट है। ये वाला डॉट, क्योंकि इधर से x के साथ 6 आ रहा है, एक्स की तरफ से देखें तो ये 6 ऊपर की तरफ आ रहा है, और इधर से देखते हैं तो ये 150 आ रहा है। तो लिहाजा 6 और 150 यहाँ पर आकर मिल रहे हैं आपस में। तो 6, 150 ये आपका कोऑर्डिनेट पेयर है और यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। अब और पॉइंट आपने ढूंढने हैं। तो और पॉइंट मैंने इस तरह से ढूंढे कि ये जो मैंने 6, 150 को मैंने डिवाइड किया था, तो इसको 6 को आपने जब 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आता है, और 150 को 3 पे डिवाइड करें तो 50 आ जाता है। तो थोड़ी सिंपल रेशियो बन गई, छोटी रेशियो बन गई। अब 2 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आ जाता है, और 50 को 2 पे डिवाइड करो तो 25 आ जाता है। तो एक और रेशियो बन गई। तो लिहाजा 1 और 25 वाला देख लेते हैं, 2 और 50 वाला देख लेते हैं। तो 1 और 25 वाला देखें, ये 1 है और यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ से 25 आ रहा है। तो 1 और 25 वाला ये हमारा पेयर बन रहा है, 1, 25 वाला। उधर से आप एक और देख लो, और क्या है 2 और ये 2 और 50 वाला बनता है। तो इधर से आप ले लो, ये 2 आता है और इधर से 50 आता है। तो ऐसे आप जाते हो, इधर से 2 और इधर से 50। तो ये 2 और ये 50, वाई के साथ 50, पहला एक्स के साथ होता है, दूसरा वाई के साथ होता है। तो 2 और 50 आपका ये वाला बन गया। तो ये डॉट आप आपस में मिलाओगे, ऐसे ही डॉट हमें मिलते जा रहे हैं, ये वाला ये वाला, ये सारे डॉट हमें ऐसे ही मिलते चले जाने हैं। तो इनको आप जब मिलाते जाओगे तो आपके पास आंसर आ जाना है इनका, ये लंबी लाइन बन जानी है। तो ये लंबी लाइन जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करती है, जो कि सीधी लाइन हमें मिलती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ताकि हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ जाए, उनको पता चल जाए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, कैसे ग्राफ उसका लंबे से लंबा होता जाता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके पेयर्स ले सकते हो। तो ये वाला जो है ना आपकी बुक के मुताबिक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक भी ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो 6, 9, 12 ये 3 वैल्यूज़ ही बस ली हैं। इधर से 150 और 300 वाला गैप लिया, इधर से 3 वाला गैप लिया, 3 वाला गैप, पहले 6 वाला गैप आया, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला, 3 गैप लेकर हमने किया। तो जब इधर से एक्स एक्सिस 6 है तो ये वाला 150 है, तो यहाँ पर डॉट मिल गया। जब एक्स एक्सिस 9 है तो इधर से आपके पास 225 आता है, तो 225 और 9 को आपस में मिला दिया। जब एक्स एक्सिस 12 है तो इधर से 300 आता है, तो ये डॉट मिल गए और इन डॉट को आपस में मिलाकर लाइन खींच दी। फिर पहले जैसे ही लाइन आ रही है, लेकिन ये छोटा सा ग्राफ बन गया है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। तो लिहाजा आप लोग ऐसा ही करें कि ये वाला ग्राफ आप खींचें ताकि आपको बड़ा ग्राफ ना खींचना पड़े, टाइम आपका बच जाए। एक ये वाला ग्राफ खींच दें और पीछे से जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वही वाला सॉल्व कर दें। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। मैंने आप लोगों को समझाना होता है, हर सवाल का कंसेप्ट क्लियर करना होता है, लेकिन आप लोगों ने ये समझना है। समझने के बाद आप लोगों ने पूरा आंसर देना है, जिससे जितना सा स्कूल वाले आपके करवाते हैं या जितना सा आपको लगता है कि ये मुनासिब है उतना सा ही आपने आंसर देना है। शॉर्ट, एक्स्ट्रा शॉर्ट भी नहीं करना और एक्स्ट्रा लॉन्ग भी नहीं करना। आप लोगों ने समझाने नहीं लग जाना, आप लोगों ने पूरा आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 180, 12 अंडों की कीमत जो है वो 180 रुपीज़ है।
RS का मतलब है रुपीज़। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट, कितने आप अंडे खरीद सकते हो विद RS यानी कि रुपीज़ 270, 270 रुपये से आप कितने अंडे खरीद सकते हो। आज तो ड्रा ग्राफ, इसका भी ग्राफ बनाना है। तो देखें यहाँ पर जो ताल्लुक देखा जा रहा है वो 12 एग्स हैं, 12 अंडे हैं यानी कि अंडों के दरमियान, एंड 180 रुपीज़ है और उसकी प्राइस के दरमियान। तो आप पहले प्राइस लिख लो, प्राइस लिख लिया और फिर एग्स लिख लें, एग्स लिख लिया। प्राइस रेशो एग्स, ये दो क्वांटिटी आपस में चल रही हैं तो इनको हमने रेशो की शक्ल में लिख लिया, प्राइस रेशो एग्स। अब प्राइस जब 180 है तो अंडे 12 मिलते हैं तो एग्स 12 हो जाते हैं। प्राइस 180 के 12 एग्स मिलते हैं। और जब हाउ मैनी एग्स, कितने अंडे आपको मिलेंगे, यानी कि अंडों वाली साइड पे आपने एक्स लिख दें या वाई लिख दें। ये मैंने वाई लिखा हुआ है क्योंकि ग्राफ बनाना था ना, इसलिए वाई यहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहा था तो वाई लिखा मैंने। तो बताऊँगा कि वाई मैंने क्यों लिखा। अब यहाँ पर वाई लिख दिया क्योंकि हमने हाउ मैनी एग्स फाइंड करने हैं, एग्स मालूम करने हैं, तो इसलिए उनको वाई लिख दिया। बाट विद रुपीज़ 270 रुपीज़। अब जो यहाँ पर रुपये उसने दिए हैं, पहले तो 180 दिए थे ना, अब उसने 270 दे दिए हैं। तो अब देखो कि ये वाला एरो चुप करके हमने नीचे की तरफ हेड करके लगा देना, आराम से हमने लगा दिया। अब इस एरो को लगाते हुए सोचना है तो 180 रुपये पहले पैसे थे आपके पास, 180 रुपीज़ थे, अब 270 हो गए हैं, 180 से 270 हो गए हैं, ज़्यादा रुपीज़ हुए हैं। तो आप सोचो कि ज़्यादा रुपीज़ से ज़्यादा अंडे मिलेंगे, कम मिलेंगे तो ज़्यादा ही अंडे मिलेंगे। ज़ाहिर है पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो अंडे भी ज़्यादा मिलेंगे, पैसे कम हो जाते तो अंडे भी कम हो जाते। तो जब ज़्यादा रुपीज़ होते हैं हमारे पास तो ज़्यादा एग्स ले सकते हैं, जब कम रुपीज़ होंगे तो कम एग्स ले सकें। तो जैसा ये एरो लगेगा वैसा ही ये एरो लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें साफ नज़र आ रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। जैसा एरो ये है वैसा ही एरो ये लगेगा। ये नीचे की तरफ हेड किए हुए है तो ये भी नीचे की तरफ हेड कर लेगा। तो यूँ हमारे एरोज लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हेड ऊपर टेल नीचे, ये भी हेड ऊपर टेल नीचे, इस तरह से हमने कर लेना है। y/12 इज इक्वल टू 270/180। तो ये देखें हमारे पास आ गया y/12 इज इक्वल टू 270/180। अब y/12 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप 10 पे डिवाइड कर दो तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 27 बच जाएगा और नीचे 18 0 बच जाएगा। अब आप 6 पे डिवाइड करो इसको, 6 पे जब आप डिवाइड करते हो तो 12 जो है वो 2 बन जाता है 6 पे डिवाइड होकर। तो नीचे वाला जो 18 है वो 6 पे डिवाइड होकर 3 बन जाता है। ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को सेम टेबल पे लाजमी डिवाइड करना होता है। अब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 27 3 पे डिवाइड होकर 9 बन जाता है और नीचे 3 डिवाइड होकर 1 आ जाता है, नीचे 1 लिखते नहीं है। तो इधर जो हमारे पास 9 आया उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 9 2 18 एग्स हमारे पास आ गए। तो अब वाई का आंसर जो है वो 18 आ चुका है। तो अब देखो हमारे जो अंडे हैं वो वाई हैं, एक वाई 12 है और एक जो वाई है वो 18 आया, 12 एक आया और एक 18 आया। और एक्स जो है वो हमारे पास प्राइजेज़ हैं, एक 180 प्राइस है और एक 270 प्राइजेज़ है। तो इनको हम अपने टेबल के अंदर लिख लेते हैं। तो देखें वाई एक 12 था, एक 180 था, 18 था, सॉरी 12 और 18 हमने लिख दिया। और एक्स जब वाई 12 था तो एक्स 180 था, जब वाई 18 था तो एक्स उस वक्त 270 था। तो ये हमारे पास आंसर उधर से आए हुए हैं। अब हमने इनको सिंपल करके भी मैंने लिख लिया है, 12 को 12 पे डिवाइड किया, इस 12 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। फिर 180 को भी आप 12 पे डिवाइड करोगे तो 180 को भी 12 पे डिवाइड किया तो फिर आपके पास 15 आंसर आया। अब मैंने ऐसा किया कि इसको बड़ा करने की कोशिश की, को 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, ताकि मुझे ज़्यादा सारे पेयर मिल जाएं। ज़्यादा पेयर बनाने के लिए मैंने ऐसा काम किया। आप 2 पेयर से भी बना सकते हो, लेकिन आप समझ लो कि ज़्यादा पेयर आपने कैसे क्रिएट करने हैं। अब आप इनको भी डिवाइड करके ज़्यादा पेयर कर सकते हो, इसको भी फर्दर डिवाइड करके ज़्यादा पेयर कर सकते हो, इसको भी डिवाइड करके सेम टेबल पर डिवाइड करना है तब भी ज़्यादा पेयर हो सकते हैं। या तो सेम टेबल से मल्टीप्लाई करोगे या सेम टेबल से डिवाइड करोगे, तब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ज़्यादा पेयर बना सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम टेबल के साथ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है दोनों क्वांटिटीज़ को, और सेम के साथ डिवाइड भी किया जा सकता है दोनों क्वांटिटीज़ को। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पेयर्स क्रिएट कर सकते हो। तो लिहाजा ये मैंने बताया है y/x इज इक्वल टू 12/180। तो इनको काटा, पहले 2 पे काटा तो जो 6 पे काटा तो 2 बन गया, 180 को 6 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया, फिर इसको 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 30 को 2 पे डिवाइड किया तो 15 आया। तो इस तरह से ये भी मैंने पेयर्स बनाए हुए हैं।
तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा पेयर्स निकाल कर आप आराम से अपना अच्छा सा ग्राफ बना लें, जिससे आपको समझ आ जाए कि वाकई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो आप इस तरह से जब ग्राफ बनाओगे तो तभी आपको पता चलेगा कि वाकई दोनों मिकदारों में डायरेक्ट ताल्लुक है, एक से बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, एक के कम होने से दूसरी कम होती है। तो ये अब मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो एक्स एक्सेस पे मैंने प्राइस ली है। अब पता चलता है आपको कि वाई को एक्स क्यों लिया और एक्स को प्राइस क्यों लिया। अब देखें यहाँ पर मैंने 15, 90, 180, 270 तो ये जो है ना ग्राफ बनाया है। 90 का यहाँ पर मैंने फ़र्क लिया है। 90 में 90 प्लस करें तो 180 आता है, 180 में 90 प्लस करें तो 270 आता है, 270 में 90 प्लस करें तो 360 आ जाता है। तो 90 के साथ इधर इंक्रीज़ किया है। ये वाला वैसे ही अंदाज़न 50 लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 90 लेना है। तो ये 15 बाद में लिखा, क्योंकि मैंने 15 वाला बनाया था ना, डॉट बनाया है, तो इस वजह से ये 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। 15 और 1 वाला ये डॉट लिया था, एक हमने कोऑर्डिनेट पेयर लिया था। तो इधर से 1 है, फिर 6 है, 6 के अंदर 6 प्लस करो तो 12 आता है, 12 में 6 प्लस करो तो 18 आता है। तो इस तरह से ये गैप लिया हुआ है। एक जैसे गैप लेकर हमने एक्स और वाई ड्रा करना होता है। तो अब जो एक्स होती है वो प्राइस होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आपके पास प्राइस यानी कि पैसे होंगे तो आप अंडे ले सकते हो। इसका मतलब है अंडे जो है ना वो डिपेंड करते हैं पैसों के ऊपर, प्राइस के ऊपर। पैसों के ऊपर अंडे डिपेंड करते हैं, अंडों के ऊपर पैसे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि अंडे तो आपने तब लेने हैं जब आपके पास पैसे होंगे। तो जो हमारे पास ऐसी मिकदार जो इंडिपेंडेंट होती है, जो आज़ाद होती है, जो आप लेकर घूमते रहते हो, जैसे कि पैसे आप लेकर घूमते रहते हो, जैसे कि वक्त है वो आप लेकर घूमते रहते हो, तो ये सारी इंडिपेंडेंट मिकदारें होती हैं। इंडिपेंडेंट को एक्स के ऊपर लिया जाता है, और जो डिपेंडेंट होती हैं, जो किसी के ऊपर इन्हसार करती हैं, तो जो अंडे हैं वो पैसों के ऊपर इन्हसार करते हैं, पैसों की वजह से अंडे मिलते हैं। तो इस वजह से जो इन्हसारकारी होती है ना मिकदार या क्वांटिटी, उसको वाई एक्सिस पे लिया जाता है। तो इस वजह से मैंने एक्स को वाई बनाया हुआ है और प्राइस को एक्स बनाया हुआ है। इस तरह से इनके नाम रखे हुए हैं, एक्स और वाई। एक्स हमेशा नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई जो है वो वर्टिकल लाइन होती है। अब इस तरह से मैंने देखे 1 और 15 वाला ये पेयर हमें डॉट मिल गया, 6 और 90 और 6 वाला ये डॉट मिल गया, 180 इधर से 12 वाला ये डॉट मिल गया, और 270 और 18 वाला ये डॉट मिल गया। तो अब इनको मिला दिया। अब देखो यहाँ पर 90 है, 180 है, बढ़ रहा है। तो इधर से ये 90 था तो ये 6 था, ये 1 था तो ये 15 था, ये 6 था तो ये 90 था, ये 180 था तो ये 12 था। यानी कि ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, दोनों मिकदारें बढ़ती जा रही हैं, और ग्राफ भी हमारा आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से दोनों मिकदारें बढ़ने से ग्राफ भी बढ़ता चला जाता है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास मौजूद है। तो पिछला ग्राफ भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला था, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है कि कैसे एक मिकदार बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ती है और एक के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम होती है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करके तफसीलन बता दिया है। अब इसके अंदर से आप अपना छोटा सा ग्राफ निकाल लें, अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपने निकालना चाहते हो तो वो भी निकालो। वो मेरे ख्याल में है 12 और 180 वाला, 12 और 180 वाला डॉट आएगा, ये वाला एक डॉट आएगा, और दूसरा डॉट कौन सा आएगा 18 और 270 वाला। ये 270 है और इधर से ये 18 है, 18 और 270 वाला, यानी कि ये डॉट आएगा, एक ये डॉट आएगा, एक ये डॉट आएगा। 2 डॉट लगाकर आप लंबी लाइन ड्रा कर दें तो ये आपकी बुक के मुताबिक यहाँ छोटा सा ग्राफ भी बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखें आप, इफ़ 30 लेबरर्स डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ, अगर 30 मजदूर 800 सेंटीमीटर क्यूब ज़मीन को खोदते हैं इन 3 आवर्स, 3 घंटों के अंदर, हाउ मैनी लेबरर, कितने मजदूर चाहिए, विल बी रिक्वायर्ड, चाहिए होंगे, ज़रूरत होगी, टू डिग द सेम अर्थ, उतनी ही ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, जितनी ये 800 सेंटीमीटर क्यूब थी ना ज़मीन, उतनी ही ज़मीन रहनी है। तो ये दोनों सेम इस बात को शो करता है कि यहाँ पर भी 800 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगी। अर्थ इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर। आज टू ड्रा इट्स ग्राफ, इसका भी ग्राफ बनाएं।
अब देखें जो ज़मीन है वो तो सेम रह रही है, यहाँ पर भी 800 सेंटीमीटर क्यूब है, इधर भी उसने सेम की बात करके 800 सेंटीमीटर क्यूब की तरफ इशारा दे दिया है। तो अब आपकी ये आप क्वांटिटी नहीं ले सकते, डिग करने वाली क्वांटिटी आप नहीं ले सकते, ज़मीन को खोदने वाली क्वांटिटी नहीं ले सकते, बल्कि आप एक लेबरर्स हैं 30 लेबरर्स मज़दूर आपने ले लिए, लेबरर्स हमारे पास आ गए। दूसरा क्या है टाइम, आर्स और हमारे पास आएंगे, यानी कि टाइम हमारे पास आएगा। तो एक आप लेबरर के दरमियान में रेशियो देखोगे और दूसरा आप टाइम के दरमियान में रेशियो देखोगे। जो सेम है उसके दरमियान में आप कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि सेम एक दूसरे को काट कर आंसर 1 दे देती हैं। तो लिहाजा इनको आपने देखा तो हमने लेबरर्स लिखा, रेशियो टाइम लिख लिया। लेबरर पहले 30 थे तो उस वक्त टाइम क्या था, 3 आवर्स था। लेबरर जब 30 थे तो टाइम उस वक्त 3 आवर्स था, 3 घंटे था। तो लेबरर हमने मालूम करने हैं, रिक्वायर्ड यानी कि लेबरर विल बी रिक्वायर्ड यानी कि लेबरर हमने मालूम करने हैं। तो लेबरर की तरफ आपका वाई आ जाएगा और टाइम हमें दिया हुआ है उसने 2 आवर्स, अब दोबारा टाइम 2 आवर्स है। तो अब देखो सवाल क्या बनता है कि जब 30 लेबरर हैं तो 3 घंटे ज़मीन को खोदने में टाइम लगता है, और कितने लेबरर हमें चाहिए कि 2 घंटे के अंदर वही ज़मीन खोद ली जाए। तो उस ज़मीन के अंदर गड़ा निकालना है शायद उन्होंने, तो गड़ा 2 घंटे के अंदर निकालने के लिए कितने आपको मज़दूर चाहिए। तो ये हमने इसका हमारा सवाल का बनता है जवाब, सॉरी एक्सप्लेनेशन बनती है। तो अब आपको मैंने कहा था कि जिस तरफ अननोन है, जिस तरफ एक्स या वाई है, चुप करके एरो नीचे की तरफ लगा लेना है। आराम से एरो नीचे की तरफ लगा लिया। इधर एरो लगाते हुए आपने सोचना है कि मैं कैसा एरो लगाऊं। तो सोचें आप, देखें 3 घंटे था पहले टाइम, अब 2 घंटे हो गया, टाइम कम हो गया। तो बताएं टाइम जब कम हो गया तो मज़दूर ज़्यादा चाहिए वही काम करने के लिए या कम चाहिए। तो जाहिर है वही काम हमने पूरा करना है तो मज़दूर हमें फिर ज़्यादा चाहिए। जब टाइम कम हो रहा है, 3 घंटे से 2 घंटे हो गया, टाइम कम हो गया है तो मज़दूर ज़्यादा चाहिए। अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो मज़दूर फिर कम चाहिए। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। टाइम अगर कम हो रहा है तो मज़दूर बढ़ रहे हैं, अगर टाइम ज़्यादा करते हैं तो मज़दूर हमें कम चाहिए। फिर तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होती है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ती है। इसका मतलब है ये जो एरो हमने नीचे की तरफ मुंह करके लगाया हुआ था, हेड डाउन की तरफ था, इसका उलट एरो लगेगा। उलट एरो ऊपर की तरफ लग जाएगा, हेड ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ हेड करके ये एरो लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एक दूसरे के साथ उल्टा प्रोपोर्शन रखते हैं। तो लिहाजा आपने उसी तरह से आगे सोल्व करना है। हेड ऊपर टेल नीचे, तो हेड ऊपर वाई ऊपर टेल नीचे 30 नीचे। इसी तरह हेड ऊपर 3 ऊपर टेल नीचे, ये नीचे आ गया। अब 30 नीचे इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को आप डिवाइड करो 2 पे तो आंसर 1 आएगा, और 30 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 15 आएगा। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 15 जार 45, 45 आपके पास लेबरर्स आ जाएंगे, मजदूर जो हैं वो 45 आपके पास आ चुके हैं। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाते हुए आपको टेबल बनाते हुए एक दिमाग में बात याद रखनी होगी, दिमाग में सोचना है लाजमी। तो वो ये सोचना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है कि ये जो पहले मेरे पास वैल्यूज़ आई थी, क्या वैल्यूज़ आई थी टाइम के लिए, यानी कि एक्स के लिए जो वैल्यू आई है वो 2 और 3 आई है, और वाई के लिए जो वैल्यू आई है, एक वाई की वैल्यू 45 आई है यहाँ पर हमारे पास, ये 45 है और ये 30 है। तो वाई की वैल्यू एक 45 आई, एक 30 आई और एक 45 आई। तो ये मैंने वाई कह दिया उसको, वाई का मतलब लेबरर है। तो 30 और 45, और एक्स क्या है, टाइम है, 3 है और 2 है। ये हमारे पास आए हुए हैं, ये तो उधर से हमें सवाल के अंदर से मिल गए हैं। अब हमने क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाना है ताकि हमें सारी समझ आ सके, हमें एक्सप्लेनेशन आ सके, हम रट्टा नहीं लगाना चाहते, सारा कुछ समझना है। तो समझने के लिए आपको ग्राफ बड़ा चाहिए। तो इसलिए अब आप क्या करोगे कि देखें, अगर मैं ये जो 30 है ये मैं चाहता हूँ तो मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 30 मिल जाता है, और ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो नीचे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि गलत बात है। ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस वजह से कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिवाइड करोगे, अगर ऊपर आप डिवाइड करोगे तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये करना होता है कि अगर आप एक रकम को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी खास डिजिट के साथ तो दूसरे को उसी डिजिट के साथ डिवाइड करना होता है। अगर एक को आप डिवाइड कर रहे हो किसी खास डिजिट के साथ तो दूसरे को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें, ये 30 को 3 के साथ आप डिवाइड करोगे तो फिर नीचे जो 3 है उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से आपके पास आंसर बनेंगे। अगर आप ऊपर 30 को 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो नीचे आपको ये वाला जो 3 है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो तब आपके पास आंसर बनते हैं। तो
या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप 30 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर वाले को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नीचे वाले को फिर आप डिवाइड करोगे, तो नीचे वाले को डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आप इनके आंसर ले सकते हो। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिवाइड करोगे, अगर आप ऊपर डिवाइड करोगे तो नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये काम करना होगा। तो ऐसा मैंने करके ये ग्राफ निकाला है। तो फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओनली, तो ये वाला जो कंसेप्ट है, आपने 30 को भी 3 पे डिवाइड किया तो 10 आया, और 3 को भी 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया, दोनों तरफ से डिवाइड किया। तो ये कंसेप्ट सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए है। जब आपके एरो उल्टे लग गए हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया है, तो तब आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ये क्रॉस हो चुका है। तो इस बात को आप लोगों ने माइंड में ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर भी मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बात आपकी गलत है, ये हम नहीं कर सकते, यहाँ पर आप लोगों ने ये काम नहीं करना। अब देखें कि इधर से 30 और ये 3, 30 और 3 मैंने लिख दिया, y का 30, x का 3, y का ऊपर 45 और x का 2, ये तो वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट मिली हुई हैं वहाँ से, हमारे सवाल के अंदर से। अब आगे में हमें क्या वैल्यूज़ मिली हैं, तो 30 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर 9 आ जाएगा। ऊपर डिवाइड किया तो नीचे मल्टीप्लाई किया, ये बात मिल गई। इधर 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, और 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो यूँ हमारे पास अब 4 हमें पेयर्स मिल चुके हैं, 4 हमें डॉट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर 30 है तो यहाँ पर 3 है, अगर ये बड़ा है 45 हुआ है तो ये 3 से 2 हो गया, कम हो गया। अगर ये कम हुआ है, ऊपर वाला 45 से 10 पे आ गया, या 30 से 10 पे आ गया, कम हो गया, तो ये फिर से बढ़ गया है। अगर ऊपर वाला कम होता है नीचे वाला बढ़ता है, अगर ऊपर वाला बढ़ता है तो नीचे वाला कम होता है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली रहते हैं, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम ही होती है। तो वो बात मैंने आपको मिसालों से भी बता दी है। इसकी और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए कि देखिए, अगर हमने एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अगर आप मज़दूर ज़्यादा लगाओगे, सॉरी टाइम फिक्स नहीं है, तो अगर आप मज़दूर ज़्यादा लगाओगे तो घर जल्दी बन जाएगा, थोड़े से दिनों में बन जाएगा। अगर आप मज़दूर कम करोगे तो घर ज़्यादा दिनों में बनेगा। तो इस तरह से ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप मज़दूर बढ़ाते हो तो दिनों की तादाद कम हो जाती है, अगर आप मज़दूर कम करते हो तो दिनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसी सारी मिकदारें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होती हैं जिसमें एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमने ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ मैंने अगले पेज पे बनाया हुआ है, यहाँ पर जगह कम थी। अब ये जो टेबल है हमें ऑर्डर पेयर दे रहा है, हमारे तरतीब के पेयर दे रहा है, ये हमें कोऑर्डिनेट पेयर दे रहा है। तो एक 3 है, फिर 30 है, 3 30 एक पेयर, 2 45 एक पेयर, 9 10 एक पेयर, 1 90 एक पेयर। तो ये हमें 4 पेयर यहाँ से मिल चुके हैं। ये जो 4 पेयर मिले हैं वो मैंने यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट किए हुए हैं। तो देखें, पहला 1 और 90 था हमारे पास, तो ये मेरे पास 1 है। मैंने पहले ग्राफ उसी तरह से बना लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने इधर से 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे ले लिया है। और इधर मैंने 10 का वक्फा लिया है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ 20 बनेगा। 10 में 20 10 प्लस करें तो 20 आता है, 20 में 10 प्लस करें तो 30 आता है, 30 में 10 प्लस करें तो 40 आता है। इस तरह 40 50 60 70 80 90। तो इस तरह से मैंने इधर इंक्रीजिंग 10 के लिहाज से इंक्रीजिंग लेबर ले लिए, मजदूर। यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल का मतलब है मजदूर हैं, ये लेबर हैं। और इधर टाइम लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है। तो आप देखो कि अगर ये मेरा x की वैल्यू 1 थी, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू मेरे पास 90 थी। तो y की वैल्यू मेरे पास 90 थी, तो 1,90 x है ये और ये y है। तो 1,90 का ये मुझे डॉट मिला। ये वाला एक डॉट मैंने हासिल कर लिया। अब ये वाला डॉट मैंने लेना है। तो जब x की वैल्यू 2 थी मेरे पास, x की वैल्यू 2 थी, तो तब y की वैल्यू मेरे पास 45 थी। तो 40 और 50 के दरमियान 45 आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब मेरे पास जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू तब मेरे पास 30 थी। तो 3 और 30 का ये वाला डॉट लग गया। अब जब x की वैल्यू 9 थी, ये वाली 9 थी, तो तब y की वैल्यू उस वक्त मेरे पास 10 बन रही थी, तो वो 10 का मैंने डॉट लगा लिया। ये सारा कुछ मैंने टेबल से लिए हुए हैं, ये सारे ऑर्डर पेयर टेबल वाले वो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, उनके डॉट लगा दिए हैं। अब ये सारे डॉट्स आपस में मिला देने हैं। तो इधर से आपने डॉट्स को मिलाना शुरू कर देना है और आपने एक एग्जैक्टली कर्व्ड लाइन लगानी है। तो ऐसे कर्व्ड लाइन लगाकर ये हमें मिल चुका है। तो इस तरह से आपको ये कर्व्ड लाइन मिल जाती है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पर देखो, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये कम होता जा रहा है। तो इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें ज़ाहिर कर रहा है।
तो एक्चुअल जो ग्राफ बनता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वो यही बनता है, इसी तरह कर्व्ड लाइन ही बनती है, लेकिन आपकी जो बुक में टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है वो 2 वैल्यूज़ देकर बना दिया हुआ है। 2 वैल्यूज़ उसने यही वाली ली हुई हैं, 2 और 45 और 3 और 30 जो आपके क्वेश्चन के अंदर है। तो इनका तो ग्राफ ऐसे ही इतना सीधा बनेगा, आप सीधी लाइन लगा लोगे बस सीधा ग्राफ बन जाएगा। तो वो ग्राफ मेरे ख्याल में वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप साबित ही नहीं कर सकते। तो 2 वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को उन्होंने साबित करके आप लोगों को एक रट्टा लगाने की तरफ लगा दिया है। तो वो वाला ग्राफ भी मैंने बनाकर दिखाया है, तो नीचे ये देख लें, मैंने वही वाला आपकी बुक वाला ग्राफ बनाकर दिखा दिया है कि 2 और 45 लेते हैं, तो यहाँ पर ये 45 आता है और x का यहाँ से 2 आ रहा है और इधर से x का यहाँ से 3 आ रहा है और y का यहाँ से 30 आ रहा है, तो 3 और 30 वाला। तो ये वाला देखें, ये इतना सा छोटा सा ग्राफ बन रहा है और जब 2 आपको डॉट मिलेंगे तो ज़ाहिर है आप सीधी लाइन से उनको मिला दोगे, तो सीधी लाइन से आपको कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट नहीं मिलता। तो यहाँ से आपको जो है ना वाजे जो फुल ग्राफ बनाते हैं हम, तो उससे वाजे आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट मिलता है, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। तो इसका इस तरह का ग्राफ आपने प्लॉट करना होता है। तो बहरहाल आपने आपके स्कूल के मुताबिक देखना है कि आपके टीचर आपको क्या करवा रहे हैं, वो टीचर किस बात को फॉलो करने वाला है, वो रटा सिस्टम को फॉलो करता है या फिर वो चीज़ों को समझ कर लेकर चलता है। तो आप उसको फिर चीज़ों को समझा कर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह। तो कि ये वाला 2 वैल्यू से ग्राफ सही नहीं बन सकता कभी भी, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला 2 से भी वैसा ही बनता है और बाकी ज़्यादा सारी वैल्यू से भी वैसा ही बनता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपको 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हर सूरत में लेनी होंगी, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो अब आप लोग बेशक ये वाला बनाओ और बेशक आप दूसरा ग्राफ बनाओ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने अपने स्कूल के मुताबिक देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 men हैव राशन फॉर 21 डेज। 10 आदमियों के पास खाने पीने का सामान है कितने दिन के लिए? 21 दिनों के लिए। इन आ कैंप के अंदर। इफ़ 3 men लीव द कैंप, अगर 3 चले जाते हैं तो 10 में से 3 चले गए तो बाकी 7 रह जाएंगे पीछे। तो 7 आदमी अगर पीछे रह जाते हैं, फॉर हाउ मैनी डेज, तो कितने दिन विल द राशन बी सफिशेंट, राशन जो है खाना पीने का सामान काफ़ी होगा, फॉर द रिमेनिंग मैन, बाकी वाले आदमियों के लिए। आल्सो ड्रा द ग्राफ, इसका भी ग्राफ आपने बनाना है। तो किस किस का ताल्लुक है? मैन का ताल्लुक है, मैन के दरमियान और दिनों के दरमियान, डेज के दरमियान ताल्लुक हमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने मैन लिख लिया और रेशियो डेज लिख दिया। मैन पहले 10 थे और जो डेज थे वो 21 थे। मैन 10 और डेज 21। अब मैन कितने रह गए? 7, क्योंकि 3 तो लोग चले गए, तो 10 - 3 करेंगे तो वहाँ से 7 आ जाएगा। तो 7 आपके पास पीछे रह गए। जब मैन 7 रह गए तो डेज कितने चलेंगे? तो डेज हमने मालूम करने हैं, तो यहाँ पर हमने x लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला तो चुप करके एरो नीचे की तरफ लगा दिया, x की तरफ इसका हेड कर दिया, नीचे की तरफ इसका हेड कर दिया। इसको करते हुए फिर से आपने सोचना है कि ये वाला कैसा एरो में ड्रा करूं। तो ये एरो ड्रा करने के लिए सोचना है 10 है मैन, तो फिर 7 रह गए। जब पहले ज़्यादा मैन थे अब कम मैन रह गए हैं, तो ज़्यादा से मैन कम हो रहे हैं। जब मैन कम हो रहे हैं तो आप बताओ कि खाना ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? तो खाना फिर ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि आदमी कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, तो खाना फिर ज़्यादा दिन चल सकता है। वही वाला खाना ज़्यादा दिन चल सकता है। अगर आदमी बढ़ जाएं तो वही वाला खाना एक दिन में ही वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आदमी आ जाएं तो एक ही दिन में ही काफ़ी ज़्यादा खाना खा जाएंगे। तो आदमियों के बढ़ने से खाना कम पड़ जाता है, यानी कि दिन कम हो जाते हैं, और आदमियों के ज़्यादा होने से दिन कम हो जाते हैं और आदमियों के कम होने से दिन ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक दूसरे के उलट बात हो रही है। तो लिहाजा ये वाला एरो नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। इस वजह से हमने इसका हेड ऊपर की तरफ कर लिया। बाकी काम वही है, पहले की तरह हेड ऊपर करना है आपने और टेल नीचे करनी है। तो इसका भी हेड ऊपर किया, 10/7 बन जाएगा, हेड ऊपर टेल नीचे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 21 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने 21 को इधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने हल किया तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। तो x का आंसर 30 आया। x क्या चीज़ है? डेज। तो डेज हमारे पास कितने आ चुके हैं? 30 डेज हमारे पास आ चुके हैं। तो आप देखो, एक डेज तो 21 थे, दूसरे डेज 30 आए, और एक 10 मैन थे और दूसरे मैन 7 है। तो ये x की वैल्यू एक 21 आई, एक 30 आई, और y की वैल्यू एक 10 है और दूसरी 7 है। तो ये हमारे पास उन्होंने जो दिए हैं, हमें जो सवाल के अंदर से आर्डर पेयर मिला है, जो हमें कोऑर्डिनेट पेयर मिला है, जो हमें डॉट मिले हैं, वो ये वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये शो कर दिया x = 30 डेज हमारे पास आ गया। अब
तो मैंने गलती अब कोई नहीं करनी है, अब मैंने सीधा सीधा आपको टेबल ड्रा करके दिखा देना है। तो जब x 30 था तो उस वक्त y 7 था, जब x 21 था तो उस वक्त y 10 था। तो अब मैंने इनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। 21 को मैंने डिक्रीज़ किया, 3 के साथ डिवाइड किया तो ये 7 आ गया। तो इसलिए मैंने 21 को 3 के साथ डिवाइड किया क्योंकि 3 जो है 21 को डिवाइड कर सकता है, 3 के टेबल में 21 आता है, तो यहाँ से 7 मिला। तो जब इधर मैंने इसको डिवाइड किया है, 21 को ऊपर वाले को डिवाइड किया 3 के साथ, तो मुझे नीचे वाला उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला था, सवाल हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला था, तो ग्राफ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाला बनाना है, टेबल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन के लिए ऐसा होगा। एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। अब मैंने 30 को 3 पे डिवाइड किया, ये वाला जो 30 था उसको मैंने 3 पे डिवाइड किया क्योंकि 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता था, आंसर 10 मिला। तो लिहाजा इसका जो 7 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करके 21 निकाल लिया। इस तरह से मैंने 4 पेयर्स निकाल लिए। 4 का ग्राफ बड़ी आसानी से अच्छा सा बन जाता है। तो लिहाजा आप ये वाली वैल्यूज़ तो ऐसी की ऐसी उतार ली, ये भी ऐसी की ऐसी उतार ली। इधर से मुझे 7 और 30 मिला, 7 और 30 लिख लिया। इधर से मुझे 10 और 21 मिला, 10 और 21। ये सारे मेरे पास डेज हैं यानी कि टाइम है, ये सारे मेरे पास मैन है यानी कि वाई है। तो अब हमने जो टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस पे लेना है और दूसरा वाई एक्सिस पे लेना है। तो टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लिया। तो ये सारा मेरे पास टाइम है यानी कि डेज़ हैं, तो इसको मैं डेज़ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं डेज़ लिख दिया, ये डेज़ इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। इधर से मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? मैन। तो मैन जो है ना यहाँ पर है, मैन यहाँ पर इस तरफ को इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर मैंने 5 वाला ग्राफ बनाया है, 5 फिर 10 फिर 15, हर बार 5 बढ़ रहे हैं, 20 25 30 35 5 इंक्रीज़ होते हुए मैंने ये एक्स एक्सिस पे नंबर ड्रा कर लिए। और इधर भी 5 इंक्रीज़ होते हुए, 0 था फिर 5 फिर 10 फिर 15 20 फिर 25 फिर 30, तो इधर भी 5 इंक्रीज़ होते हुए मैंने शो कर लिया। अब देखें ऊपर से मैंने अपने टेबल से देखा तो मेरे पास एक्स का 30 था तो वाई का 7 था। तो एक्स का 30 था तो वाई का 7 था। पहले ये वाला देख लेते हैं, यहाँ सामने यही वाला है 7 और 7 एक्स का है तो वाई का 30 है। 7 एक्स का है, देखें इधर एक्स का 7 है, एक्स का 7 यहाँ पर बन जाएगा, एक्स का 7 यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये 5 है ये 10 है। 5 और 10 में 10 वाली साइड पे 7 आएगा तो एक्स का 7 यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे एक्स का 7 बना तो वाई का हमने 30 देखना है तो वाई का 30 यहाँ पर बनेगा ये वाला। तो x का 7 y का 30, तो 7, 30 वाला ये पेयर बन गया। अब 10, 21 वाला बनाना है तो 10, 21 वाला, ये 10, 21 वाला देखते हैं। तो इधर आपका x का 10 है तो x का हमने 10 ले लिया, यहाँ से x का 10 ऊपर की तरफ आए और y का उस वक्त क्या है, x का 10 है तो y का उस वक्त 21 है। तो यहाँ से आपने ये 21 ले लिया, इधर से 21 आ गया, 10 और 21 हमारे पास आ गए। ये 10 और 21 हमने यहाँ पर लगा दिए, ड्रा कर दिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला कोई सा पेयर है, ये 21 और 10 वाला पेयर है। 21 हमारा x का है तो x का 21 यहाँ पर आएगा, 20 के साथ ही 21 आएगा। x का 21 यहाँ पे आ गया और 10 y का है तो y का 10 देखें, ये y इसका 10 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे आपको डॉट मिल गया। तो 21 और 10 वाला ये मिल गया। ये 30 और 7 वाला, x का 30 है यहाँ पर, x का 30 आपको मिल रहा है और इधर से y का 7 आप देखते हो तो 5 के बाद आगे थोड़ा सा 7 आ जाता है तो यहाँ पर 7 आ गया। 30 और 7 वाला ये डॉट मिल गया। अब हमें ये सारे डॉट मिल चुके हैं। जब आपको डॉट मिल चुके हैं तो आप क्या करोगे, इनको आपस में जोड़ दोगे। ये सारे डॉट्स को मैंने जोड़ दिया तो ये मैंने ऐसे इनके साथ लाइन ड्रा करके सबको आपस में जोड़ दिया। जोड़ने से ये मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन चुका है। तो यूँ हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया जो कि हर बात को एक्सप्लेन कर रहा है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी ज़्यादा है, फिर ये बढ़ गई है तो ये और कम हो गया है, फिर ये और बढ़ गई है तो ये और कम हो गया है, ये और बढ़ गई है तो ये और कम हो गई है। तो इस तरह से एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होती चली जा रही है। ऐसे ये सारा हमारा ग्राफ चलता चला जा रहा है। तो देखें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें साफ जाहिर कर रहा है कि ये रिलेशन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से आप 4 डॉट लेकर जब ग्राफ बनाओगे तो आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर नज़र आने लग जाएगी। तो रट्टा सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में रट्टा लगवाया गया है तो वो वाला ग्राफ भी मैंने दिखा दिया है। वो वाला ग्राफ यहाँ पर ये नीचे बनाया गया है। तो ये वाला ग्राफ देखें, इसमें x का 30 है तो y का 7 है। x का 30 y का 7, ये हमारे पास वैल्यू आई थी हमारे क्वेश्चन में से। और फिर दोबारा ये 21 है, सॉरी ये वाला
तो ये वाला x का 30 और y का 7 यहाँ से आ रहा है, x का 30 इधर से आ रहा है, इधर से x का 21, 20 से आगे 21 और इधर से y का 10, तो 21 और 10 ये यहाँ से आ गया। तो यूँ हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, डॉट लगे हुए हैं, डॉट से हमने लाइन लगाएंगे तो सीधी लाइन ही ज़ाहिर लगनी है, दो डॉट को मिलाने के लिए हमेशा सीधी लाइन ही लगती है। तो ये सीधी लाइन लगाकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ड्रा किया हुआ है। तो ये आपकी बुक वाला, जो टेक्स्ट बुक वाला ग्राफ है। अब ये देखें, शायान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। शायान ने 160 मीटर का फासला तय करना है और वो 200 स्टेप लेता है, तब ये 160 मीटर का फासला तय कर जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, आपने उसके मालूम करना है कि वो कितना फासला तय करेगा इन 350 स्टेप्स। अगर 350 कदम वो चलता है तो वो कितना फासला कवर करेगा, ये मालूम करना है। तो यहाँ पर स्टेप्स और डिस्टेंस के दरमियान रेशियो दी हुई है। स्टेप्स पहले 200 थे तो डिस्टेंस उस वक्त कितना आ जाता था, 160 कवर हो जाता था। जब स्टेप्स 200 थे तो डिस्टेंस 160 आता था। जब स्टेप्स 350 हैं तो डिस्टेंस कितना होगा वो हमने मालूम करना है। तो इसको हमने एक्स कर दिया। तो अब आप इनका ताल्लुक़ इसका देख रहे हो, स्टेप्स का और डिस्टेंस का, इनके दरमियान हमने रेशियो बना लिया है। तो अब देखें, तो हमने ये वाला एरो चुप करके नीचे की तरफ लगा दिया। अब इस एरो को लगाते हुए सोचना है। तो ये 200 है स्टेप्स, पहले तो 350 स्टेप्स हो गए हैं, 200 से ज़्यादा 350 स्टेप्स बन गए हैं। 200 कम था, 350 ज़्यादा हुए हैं। स्टेप्स ज़्यादा हुए हैं तो क्या फासला कम कवर हो जाएगा, फासला भी ज़्यादा कवर होगा, तो वो ज़्यादा दूर चला जाएगा। जब स्टेप्स ज़्यादा होते हैं तो फासला भी ज़्यादा हो जाता है, जब स्टेप कम होंगे तो फासला भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से जैसा एरो ये है वैसा ही एरो ये लगेगा। दोनों सेम तरह के एरो लग गए। अब क्या करना है, हेड ऊपर टेल नीचे, तो एक्स ऊपर 160 नीचे, इधर से भी हेड ऊपर टेल नीचे, 350 ऊपर और 200 नीचे। ये हमारे इक्वेशन हमारी बन गई। अब 160 को डिवाइड हो रहा है इधर, तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ऐसा करो, ये दोनों ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ और इस ज़ीरो के साथ काट दो। इसको मैंने इसके साथ काट दिया, इस ज़ीरो को मैंने इसके साथ काट दिया। अब 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 आ गया। 8 को 35 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आपके पास आंसर आ जाएगा। यूँ हमारे पास x का आंसर 280 मीटर आ गया। अब एक x जो है वो 280 आया है और एक y 200 है और दूसरा y 350 है। तो हमने इसका ग्राफ ड्रा ही नहीं करना, लिहाजा इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन 25 मिनट्स आ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। 25 मिनट में एक ट्रेन 20 किलोमीटर का फासला तय करती है। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये कितना फासला तय करेगी। तो हमने देखना है कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, मिनट्स के अंदर टाइम हमने ये ले लिया और ट्रेन फासला कितना तय करती है 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है ना वो किलोमीटर में दिया हुआ है 20। तो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो टाइम उसने पहले 25 दिया और डिस्टेंस उसने दिया 20 किलोमीटर। फिर उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल, ये कितना दूर चली जाएगी। मतलब ये कि एक्स हमने मालूम करना है, फासला हमने मालूम करना है। हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल मतलब कितना दूर वो जाएगी। तो डिस्टेंस यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है, तो डिस्टेंस हमने मालूम करना है। अगर 25 मिनट में ट्रेन 20 किलोमीटर का फासला तय करती है तो फिर वो 5 मिनट के अंदर कितना फासला तय करेगी वो हमने मालूम करना था। तो इधर आपका 25 पहले टाइम था तो बाद में 5 मिनट रह गया, 5 मिनट हो गया। अब ये वाला एरो नीचे की तरफ है, हमने हेड नीचे की तरफ करना है, हमेशा एक्स की तरफ हेड कर देना। तो ये लगा लिया। इसको लगाते हुए फिर से सोचें, 25 मिनट है तो फिर 5 मिनट रह गया। टाइम कम हुआ है तो फासला कम होगा, जब ज़्यादा तय होगा तो फासला भी कम तय होगा। टाइम कम जब हो रहा है तो फासला भी कम तय होगा। टाइम ज़्यादा होगा तो फासला भी फिर बढ़ जाता। तो इस वजह से हमने देखा तो कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। एक जैसे एरो दोनों लगाएंगे, ये वाला जैसे एरो था वैसा ये लगा दिया। हेड ऊपर टेल नीचे कर दी, यहाँ से भी हेड ऊपर कर दो टेल नीचे कर दो। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें। 25 इनको काटो, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो 4 आपके पास आंसर आया। तो 4 किलोमीटर आपके पास आंसर आ चुका है, जो कि हमारा फासला है 4 किलोमीटर। यूँ हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक फासला तय कर रही है, मेक सा जर्नी, एक सफ़र करती है। इन 70 मिनट 70 मिनट में वो फासला कंप्लीट कर लेती है, यानी कि अपना सफ़र कर लेती है। जब 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो 70 मिनट में अपना सफ़र मुकम्मल कर लेती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, सफ़र को कितना टाइम लग जाएगा
एट 70 किलोमीटर पर आवर, जब रफ्तार 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, पहले 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, अब 70 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार कर लिया है, तो फिर वो कहता है कि कितना टाइम उसको लगेगा। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो हमें जो ताल्लुक मिल रहा है वो स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड के दरमियान और 70 मिनट और टाइम के दरमियान हमें ग्राफ मिल रहा है। स्पीड के दरमियान और टाइम के दरमियान हमें रेशियो मिल रही है, तो स्पीड रेशियो टाइम हम कर देंगे, तो इसी के दरमियान हमें ग्राफ भी मिलेगा। तो स्पीड आपको पहले उसने 50 बताई है, तो फिर बाद में और उसने टाइम तब बताया है 70, तो स्पीड 50 थी तो टाइम 70 था। अब उसने स्पीड बता दी 70 किलोमीटर। जब स्पीड 70 किलोमीटर वो बता रहा है, तो किलोमीटर पर आवर बता रहा है, तो वो आपको कहता है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम को हमने एक्स कर दिया। तो अब आपने देखना है कि नीचे की तरफ इसका तो हेड करके आपने ड्रा कर दिया, ये वाला एरो चुप करके ड्रा कर दिया। अब इसको ड्रा करते हुए सोचें 50 था किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी, पहले उसकी स्पीड कम थी, अब उसकी स्पीड ज़्यादा हुई है। जब स्पीड ज़्यादा हुई है तो टाइम कम लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा। अब स्पीड जो ज़्यादा हो गई है, तेज़ी से चलने लग गई है गाड़ी तेज़ी से चलने लगी है, तो टाइम कम लगेगा। अगर गाड़ी स्लो चलती रहती तो टाइम बहुत ज़्यादा लगना था। स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है, स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उल्टा प्रोपोर्शन हुआ। तो ये एरो नीचे की तरफ है, तो ये एरो उल्टा ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो लिहाजा एक्स ऊपर रखा, ये वाई एक्स ऊपर रखा, हेड ऊपर रखा, टेल नीचे आ गई, इधर से भी हेड ऊपर आएगा, टेल नीचे आ गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70 इसके साथ कट गया, तो 50 मिनट हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जाहिर है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ आप फिर पहले की तरह बनाओगे। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास वहीं से आ चुकी हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर से। अब मैंने पहले 70 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आंसर आ गया। 50 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 500 आ जाएगा। अब मैंने 70 को 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर 35 आ गया। नीचे वाले को 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। एक और भी मैंने डॉट यहाँ से ढूंढ लिया, तो मैंने ऐसा किया कि 35 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 35 हमारे पास आया था यही वाला, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर लिहाजा मुझे नीचे वाला जो 100 है उसको 10 पे डिवाइड करना होगा, तो 100 को 10 पे डिवाइड कर दिया, तो 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 350 आया। और जब 100 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 10 आ गया। इस तरह से मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑर्डर पेयर मेरे पास निकला है, 5 कोऑर्डिनेट पेयर निकला है। इन 5 कोऑर्डिनेट पेयर को मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको प्लॉट किया हुआ है। एक 7 और 500 वाला, ये जो पहला था 7 और 500 वाला, वो यहाँ पर मैंने बना दिया। पहले सॉरी आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने इसको बनाया कैसे है। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस पे टाइम लेना है, तो टाइम मैंने एक्स एक्सेस पे ले लिया और 50 वाला वक्फा लिया, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300, हर बारी 50 प्लस हो रहा है। इधर भी ऊपर 50 वाला लिया, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200, तो ऊपर भी 50 वाला डिस्टेंस लिया। तो इस तरह से मैंने ये डिस्टेंस ले लिए। एक्स एक्सेस टाइम के ऊपर टाइम को एक्स एक्सेस पे ले लिया और वाई एक्सेस के ऊपर जो दूसरी क्वांटिटी थी वो क्या थी, स्पीड थी, स्पीड को वाई एक्सेस के ऊपर ले लिया। अब आपने जो मैंने ये इधर से इधर बताए थे, जो मैंने पेयर बनाए थे 70 और 50, एक 70 और 50 वाला है, तो 70 और 50 ड्रा कर लेंगे, 50 और 70 ड्रा कर लेंगे, 7 और 500 ड्रा कर लेंगे, 35 और 100 ड्रा कर लेंगे, इधर से 350 और 10 ड्रा कर लेंगे। ये सारे यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं। 7 और 50 ये वाला पॉइंट बनता है। 7 एक्स एक्सेस का है, तो नीचे आप देखते हो तो यहाँ पर एक्स एक्सेस पे यहाँ पर 7 आता है, तो ये मैंने सोचा है कि ये वाला 7 है। तो 50 से पहले हमें रखना है ना, इधर 0 के करीब 7 आएगा, तो इधर से जब 7 आता है तो ऊपर से इधर से हमारे पास फिर 500 आता है, तो 500 ये वाला बन रहा है। तो इस यहाँ पर डॉट लग गया, एक डॉट पहला ये वाला मिल गया। अगले डॉट देखो आप, अगले डॉट में अगर मैंने x का 35 लेना है तो ये 50 के करीब 35 बनता है, तो ये 35 बना, इसका ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो x का 35 यहाँ से आया और इधर से 100 लेना y का, तो y का 100 यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला डॉट हमें मिल रहा है। फिर मैंने 50 वाला लिया तो 50 इधर से मिल रहा है, तो फिर 50 यहाँ पर x का पहुँचा देता है और y का उस वक्त 70 है, तो 70 यहाँ पर कहीं आएगा। तो इस तरह से ये 70 वाला 50 से ऊपर 70 यहाँ से y का मिल गया, तो ये डॉट मिल गया। इसी तरह से 70 और 50 वाला ये डॉट मिल गया, यहाँ पर 70 x का है और 50 y का है, तो ये मिल गया। इसके ये एक और डॉट भी मैंने ढूंढ लिया था, 350 वाला, 350 x का है तो 10 y का मुझे मिला, यहाँ पर आकर 10 हो जाता है। तो यूँ इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन गया। अब आपने इन 70 और 70 को सामने रखते हुए आपने बुक वालों का भी ग्राफ ड्रा कर देना है। मैंने उनका बुक वालों का ग्राफ भी ड्रा कर दिया, आप तो सिर्फ बुक वालों का ड्रा करें, मुझे
समझाने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये मैंने बुक वालों का ग्राफ भी ड्रा कर दिया, उनका छोटा सा टेबल बना दिया और उनका ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया। वो देखें इधर x का 70 है तो x का यहाँ पर 70 कहीं बनेगा, यहाँ पर 60 और 80 के दरमियान में मैंने 70 ले लिया, तो x का 70 ले लिया। और y का यहाँ से 50, 40 और 60 के दरमियान y आता है तो उसका 50 ले लिया। तो यहाँ पर ये डॉट लग गया, 70 और 50 वाला ये डॉट मिल गया। उसके बाद हमने इसका दूसरा ड्रा करना है, तो 50 यहाँ पर x का है तो 40 और 60 के दरमियान 50 आएगा, इधर 50 आता है तो ये वाला उसका डॉट लगा दिया इधर से देकर। और 70 y का है तो यहाँ पर 70 बनेगा, तो इधर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमें डॉट मिल रहे हैं, दोनों तरफ से यहाँ पर आकर कंबाइन हो रहे हैं। तो लिहाजा ये वाला डॉट 50 70 वाला यहाँ पे मिल गया। तो दोनों डॉट को ज़ाहिर है सीधी लाइन से ही मिला सकते हैं, सीधी लाइन से हमने मिला दिया। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का छोटा सा ग्राफ बन गया, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है और अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज़, 10 किलोग्राम पोटैटो वाला एक बैग है, एक थैला है। लास्ट फॉर अ वीक, एक महीना हफ्ता चल सकता है। विद द फैमिली ऑफ 7 पीपल, एक फैमिली है, ख़ानदान है, उसके 7 लोग हैं। तो 7 लोगों के लिए 10 किलो आलू काफ़ी हो जाते हैं। एज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, सोचें कि सारे एक जितने ही आलू खाते हैं, कोई ज़्यादा कम नहीं खाता, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट, तो पोटैटो यानी कि आलू कितनी देर तक चलेंगे। इफ़ देयर आर 2 इन द फैमिली, अगर फैमिली में सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं तो फिर आलू, वही वाले आलू, कितने आलू हैं 10 किलो आलू, वो कितनी देर तक चलेंगे। तो अब 10 किलो यानी कि उनकी पोटैटो की अमाउंट तो सेम रह रही है, इधर भी 10 किलो है तो यहाँ पर वही वाले आलू यूज़ हो रहे हैं, तो वो सेम रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है फॉर अ वीक विद द फैमिली ऑफ 7, एक वीक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। वीक का मतलब है टाइम, तो टाइम आपके पास 7 डेज़ है और यहाँ पर पीपल 7 हैं। तो पीपल और टाइम आपने इनकी रेशियो देखनी है। पीपल जो थे ना वो आपके पास 7 लोग थे और वीक आपके पास था, यानी कि 7 दिन थे आपके पास। वीक का मतलब है, एक वीक का मतलब है 7 दिन आपके पास थे। पीपल आपके पास 2 रह गए, लोग 2 रह गए, तो आपके पास कितने दिन आप गुजार सकते हो, तो वो आपने एक्स कर दिया उसको। तो टाइम आपने मालूम करना है, क्योंकि उसने ये भी कहा था हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम, यानी कि दिन कितने रहेंगे गुजर सकेंगे। तो आपने आराम से एरो एक्स की तरफ लगा दिया, ये वाला एरो तो आराम से उल्टा लगा देना, नीचे की तरफ इसका हेड करके लगा देना। इसको लगाते हुए पैसे सोचें तो लोग पहले 7 थे, फिर लोग 2 रह गए। जब लोग कम हो गए हैं तो दिन तो ज़्यादा गुजर सकेंगे, क्योंकि लोग कम हो गए हैं तो ज़्यादा दिन वही आलू खाते रहेंगे आराम से। तो लिहाजा ये एरो उल्टा एरो लगेगा, इस एरो की निस्बत ये उल्टा एरो होगा। तो इस वजह से आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहोगे। तो हेड ऊपर टेल नीचे, इधर से भी हेड ऊपर टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे वाला हमने काम कर लिया। अब आपने नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आपके पास आंसर आता है, और 49 को नीचे 2 वैसे ही लिख देंगे। 49/2 आपके पास आंसर आ गया। एक्स का आंसर 49/2 आ गया। अब 49/2 ये हमारे पास डेज़ आते हैं। इनको आप अगर डिवाइड करते हो तो 49/2 डिवाइड करें तो 24.5 डेज़ आते हैं। तो 24 पूरे दिन है और एक आधा दिन है, यानी कि 12 घंटे हैं एक दिन के। तो इस तरह से हमारे पास एक्स का आंसर आया। आपने, क्योंकि वहाँ पर सवाल के अंदर वीक का वर्ड यूज़ हो रहा था, तो आपने इसके वीक निकालने हैं। तो 24.5 जो डेज़ हैं उनको आपने वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो वीक में कन्वर्ट करते हुए आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे, ये जो 49/2 है ना, इसको 7 पे डिवाइड कर दोगे। तो 49/2 डिवाइड बाय 7/1 कर दिया, या 7 डिवाइड कर दिया, तो 7/1 करना पड़ेगा डिवाइड। तो इसको जब डिवाइड को आप उल्टा करोगे तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो 1/7 बन जाएगा। अब 7 49 और 7 को काटें तो 7 1 7, 7 7 49, तो 7/2 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो 7/2 को 7 को अब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3.5 आ जाता है। तो इस तरह से 3.5 वीक्स हमारे पास आंसर आ गया। दिनों के अंदर 24.5 डेज़ आते हैं, जबकि हफ्तों के अंदर, वीक्स के अंदर 3.5 वीक्स हमारे पास बनते हैं। तो अब मैंने डेज़ के लिहाज से इसका ग्राफ बनाया हुआ है। तो डेज़ के लिहाज से ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीक्स बहुत छोटे से हो जाते हैं, इस वजह से ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाता है, बड़ा ग्राफ नहीं बना सकता था। तो जब 7 लोग थे तो 7 ही
जब 7 डेज थे तो 7 ही पीपल थे, और जब जब डेज जो है 24.5 हो गए, ये वाले डेज हो गए, तो तब जो पीपल थे, लोग थे, वो 2 हो गए थे। तो ये वाला हमें सारी मालूमात अपने क्वेश्चन से मिल रही थी। अब मैंने ऐसा किया कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। ये वाला जो 7 है इसे 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया। नीचे वाले 7 को डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को डिवाइड किया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इधर भी मैंने ऊपर वाले को डिवाइड किया, 7 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया, और नीचे फिर मुझे मल्टीप्लाई करना तो 49 आ गया। तो इस तरह से मुझे 4 डॉट मिल चुके हैं। अब चारों डॉट को मैंने ड्रा कर देना है ग्राफ के ऊपर। ये मैंने टाइम ले लिया और इधर मैंने पीपल ले लिए, इस तरफ वाई एक्सिस पे पीपल ले लिए, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया। अब वही जो डॉट हमारे पास आए थे, जो आए थे 49 अगर एक्स का था, यानी कि जो डेज थे 49 थे, तो इसका आंसर 1 आ रहा था, वाई का आंसर 1 आ रहा था, तो वाई का 1 यहाँ पर फॉल करता है, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 वाला मैंने इधर एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। इधर भी 5, 10, 20, 15, 20, 25 वाला यही वाला वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आपका एक्स का जब 45 आता है, 49 आता है, 45 और 50 के बिल्कुल पास 49 है, 49 आता है, तो इधर से हमारे पास वाई का हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1 और 45 और 1 का ये वाला डॉट मिला। फिर 24.5 का जो उन्होंने दिया हुआ था, 24.5 और 2 वाला ये डॉट मिल गया। फिर 7 वाला यहाँ पर एक्स का 7 आता है और यहाँ पर वाई का 7 आता है, तो इनका ये वाला डॉट मिल गया। और फिर ऊपर एक और डॉट लिया हुआ है कि 1 और 45 वाला 49 वाला 1 एक्स का है और 49 यहाँ से वाई का है, तो ये वाला मैंने डॉट ले लिया। अब इन डॉट्स को मिला दिया और ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मिल गया। तो यूँ आप लोग अब बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो चुके होंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बड़ा सारा ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का छोटा सा ग्राफ भी उनको बना कर दे देते हैं, जो उन्होंने दिया हुआ है वीक के मुताबिक। तो 1 वीक था पहले हमारे पास ना, 7 डेज़ का 1 वीक होता है, 1 वीक था। फिर दूसरा हमारे पास 3.5 वीक आए। फिर उस वक्त लोग जब 1 वीक था तो लोग 7 थे, और फिर लोग जो है ना वो 2 रह गए। तो ये उनका ग्राफ हमने ले लिया, वीक्स और पीपल उनके ले लिए। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया उसके मुताबिक। तो उसके मुताबिक ये छोटा सा हमारा ग्राफ बन गया। ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस पे क्या आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे वही वीक्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये इसको हम वीक्स लिख देंगे, तो ये वीक्स आ गए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर पीपल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पी लिख दिया, पीपल यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर वीक्स देखो, एक 1 है और ये वाला हमारा जो टेबल है उसमें 1 है, एक्स का 1 है, तो वाई का 7 है। एक्स का 1 और वाई का 7 ढूंढो। एक्स का 1 यहाँ पर आता है, एक्स का 1 ये है, और वाई का 7 ये वाला इधर है, एक्स का 1 ये वाला है। तो इधर से हम ऊपर चले जाते हैं, इधर से हम ऊपर जाने लग गए, यहाँ पर हम पहुँच गए और वाई का 7 ढूंढते हैं, तो वाई का 7 यहाँ पे है, तो ये वाला डॉट इस तरह मिल गया, वाई 1 और 7 वाला डॉट मिल गया। अब एक्स का आप ढूंढो, 2, एक्स का 2 ढूंढते हैं, सॉरी एक्स का हमने क्या ढूंढना है, एक्स का हमने ढूंढना है 3.5 और वाई का हमने 2 ढूंढना है। एक्स का 3.5 ढूंढना है, तो एक्स का 3.5 ढूंढते हैं, तो 3 और 4 के दरमियान 3.5 आता है, तो यहाँ पर एक्स का हमें 3.5 मिल रहा है। तो ये वाला हमने एक्स का 3.5 ढूंढ लिया, ये एक्स का 3.5 है, 3.5 लिख दिया। और वाई का 2 ढूंढना है, तो इधर से आप इस तरफ जाते हो तो वाई का ये देखें 2 मिल जाता है, तो ये वाला डॉट मिल गया। आप इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दें, तो ये वाली हमारी सीधी लाइन इन डॉट्स को मिलाकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपकी बुक वाला ग्राफ दे रही है। क्यों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर एक्स और वाई का ताल्लुक बिल्कुल बराह रास्त मुतनासिब है, दैन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। फिर ये टेबल कंप्लीट करने और इसका ग्राफ बनाना है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ताल्लुक का मतलब यह है कि अगर आप एक को मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरी को भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप एक को डिवाइड करते हो तो दूसरी को भी उसी नंबर के साथ डिवाइड करोगे। तो ये टेबल उसने दिया हुआ है, इसमें ये खाली जगह छोड़ दी, ये खाली जगह छोड़ दी, ये खाली जगह छोड़ दी, तो हमने इनको खाली जगह को फिल करके पहले ग्राफ फिल कर देना है। तो देखें, ये जो 2 और 8 उसने ये पूरा दिया हुआ था, फिर बाद में उसने ये 6 लिखा और इधर खाली जगह छोड़ दी। तो आप देखें कि 6 किस तरह से हमें मिल सकता है, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल सकता है, तो लिहाजा नीचे 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर नीचे 24 मिल जाएगा। फिर 8 और 32 तो उसने ऐसे का ऐसे दिया हुआ था, वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब उसने आगे
ये 10 दिया हुआ है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलता है, तो लिहाजा 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो नीचे 40 मिल जाएगा। अब ऊपर ये 12 और 48 तो इसने ऐसे दे दिया। अब आगे उसने 14 दिया हुआ है तो 14 कैसे मिलता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 मिलता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 14 मिला तो 8 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 56 मिल जाएगा। तो यूँ हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसका ग्राफ अगले पेज पर ड्रा किया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, ये वाला एक्स और वाई, ये वाला भी टेबल इनकम्प्लीट है, यहाँ भी इनकम्प्लीट है, यहाँ दोनों खाली छोड़ दिए हैं, ये भी खाली छोड़ा हुआ उसने। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो 5 और 100 तो ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं पहले वाला। अब ये 10 हमने चाहिए तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, तो 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। अब 15 चाहिए तो 15 5 से चाहिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 मिलता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 मिलता है, तो 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 300 आ जाएगा। अब 20 और 400 तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इधर आप देखते हैं, तो इधर आप देखते हैं पहले हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, फिर 5 को ज़ाहिर है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर नीचे भी 100 को, ये वाला जो 100 है उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे दोनों खाने फेल हो गए। अब 30 है दिया हुआ तो 35 से कैसे आ सकता है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो इस वजह से आपको 100 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये 600 आ जाता है। यूँ हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वही सीधी लाइन बनेगी, पहले भी इतने मैंने ग्राफ ड्रा कर दिए हुए हैं, इसलिए जल्दी से ये ग्राफ आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर मिले हुए हैं, एक 5 और 100 है, दूसरा 100 10 और 200 है, फिर 15 और 300 है, फिर 20 और 400 है, फिर 25 और 500 है, फिर 30 और 600 है। तो ये हमारे सारे पेयर्स हैं, यानी कि ये हमारे सारे डॉट्स हैं। तो यही डॉट मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हुए हैं, इसके ऊपर ज़ाहिर कर दिए हुए हैं। तो 5 10 15 20 25 30, तो ये एक्स एक्सेस के ऊपर मैंने इस तरह से ले लिए, और इधर वाई एक्सेस के ऊपर भी यहाँ पर ये ले लिए 100 200 300 400 500 600 ये वाले ले लिए। तो जब एक्स का 5 है तो वाई का 100 है, तो ये डॉट मिल गया। जब एक्स का 10 है तो वाई का 200 है, ये वाला डॉट मिल गया। जब एक्स का 15 है तो वाई का 300 है, तो ये डॉट मिल गया। जब एक्स का 20 है तो वाई का 400 है, तो ये डॉट मिल गया। इस तरह से ये सारे डॉट मिल गए और उनको आपस में यूँ मिला दिया, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन गया। कुछ पार्ट 2 का, ये पार्ट 2 का ग्राफ है। पार्ट 1 का ग्राफ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पार्ट 1 के ये पेयर देख लें पहले। 2x का पहले 2 है, फिर x का 6 है, 2 6 8 10 12 14 ये x के सारे हैं, फिर 8 24 32 40 48 56 ये सारे y के हैं। तो यूँ हमारे डॉट बनेंगे, 2 और 8 का डॉट बनेगा, 6 और 24 का डॉट बनेगा, 8 और 32 का, 10 और 40 का, 12 और 48 का, 14 और 56 के, ये सारे हमारे डॉट बनेंगे। ये देखें पहले मैंने यहाँ पर ग्राफ शो कर दिया है, वही वाले जो हमारे आए थे आंसर, वो वाले यहाँ पर आंसर लिख दिया है। अब उनके डॉट लगाकर ये मैंने ग्राफ शो कर दिया। तो पहले नीचे देख लें, एक्स एक्सेस पे 2 4 6 8 10 12 14 ये एक्स एक्सेस पे सारे मैंने नंबर लिख दिए। और इधर इस तरफ वाई एक्सेस के ऊपर 8 वाला किया, 8 के बाद 16 16 के बाद 24 32, इस तरह से मैंने 40 48 56 ये वाई एक्सेस पे शो कर दिया। अब जब एक्स का 2 है तो वाई का 8 है, यहाँ पर x का 2 और y का 8, ये वाला पहला डॉट मिल गया। फिर x का 6 है, x का 6 है और y का क्या है 24, तो ये वाला डॉट मिल गया, ये वाला डॉट। और जब x का 8 है तो x का यहाँ पर 8 मिल रखा और y का 32, तो y का 32 मिल गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी शो हो रहा है, दोनों क्वांटिटीज बढ़ती चली जा रही हैं। ये 2 भी ज़्यादा हुआ, 8 भी ज़्यादा हुआ, 6 भी ज़्यादा हुआ, मतलब x भी ज़्यादा हुआ, y भी ज़्यादा हुआ, x भी ज़्यादा हुआ, y भी ज़्यादा हुआ। तो दोनों क्वांटिटीज ऊपर जाते जाते बढ़ती चली जा रही हैं। इधर से भी देखो ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, और इधर जाते जाते ये भी सारे दोनों ये भी दोनों बढ़ रहा, ये भी बढ़ रहा, ये भी बढ़ रहा, ये भी बढ़ रहा, तो सारे आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, और एक्स और वाई एक दूसरे के अगर उल्टा प्रोपोर्शन रखते हैं, देन कंप्लीट द टेबल, फिर ये टेबल मुकम्मल करें, एंड ड्रा द ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाएं। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का अब हमने ये टेबल उसने दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखें ये वाली 2 खाली जगह छोड़ दी हैं, बाकी सारा उसने हमें पहले ही मुकम्मल करके दे दिया। तो देखें अब हम इसको जो जैसा उसने लिखा हुआ है, हम उसकी मदद से हम पहले इसको देखते हैं कि इसने किया क्या है इसके अंदर। तो आप देखो कि 1 और 80 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 1 को अगर आप 2 से
मल्टीप्लाई करो तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ जाता है, और लिहाजा ये जो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 80 को आप 2 पे डिवाइड करना करोगे, 80 को 2 पे डिवाइड करें, 80 को 2 पे डिवाइड करें तो 40 आता है। ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ है। तो इसीलिए अब 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ जाता है, ये वाला 4 हमारे पास आ जाता है, तो लिहाजा नीचे 4 डिवाइड करेगा। 80 को 4 पे डिवाइड करोगे, इस 80 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। यूँ ये 20 आ रहा है। तो अब ये वाला 8 कैसे आता है, तो 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, और नीचे फिर 80 को आप 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा। ये देखो 10 आ गया। अब इसी तरह कहता है अगर मैं चलता जाऊँ तो आप इसके साथ क्या करोगे, तो इसके साथ यहाँ पर 1 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पहले 8 की बात हो रही तो अब 10 की होगी, तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आ जाएगा, और नीचे आप 80 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 80 को जब 10 पे डिवाइड करो तो आंसर 8 आ जाएगा। तो लिहाजा 10 और 8 हमारे पास ये वाला जो बॉक्स है वो फिल हो जाएगा 10 और 8 का। आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखिए इनका ग्राफ ड्रा कर दिया। ये एक्स एक्सिस पे आ गए, ये वाले सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स एक्सिस पे हैं, और ये 10 20 30 40 50 60 70 80 ये वाई एक्सिस पे सारे ड्रा हो गए। अब हमने वो उसी तरह से ग्राफ ड्रा किया है। यहाँ पर देखें जब एक्स का 10 है तो वाई का 8 है, एक्स का 10 ये वाला है, वाई का 8 यहाँ पर आएगा, तो ये वाला मुझे डॉट मिल गया 10 और 8 वाला। फिर एक्स का जब 8 है, एक्स का 8 है तो वाई का 10 है, तो ये वाला वाई का 10 और इधर से एक्स का 8, तो ये वाला डॉट मिला, तो 10 8 10 मैंने इसको शो लिख दिया। अब ये वाई एक्स का जब 4 है तो वाई का इस वक्त 20 है, तो 4 और 20 वाला मुझे ये वाला डॉट मिल गया। इस तरह से मैंने अगला डॉट देखा, तो एक्स का जब 2 था तो वाई का 40 था, तो ये 2 और 40 वाला ये वाला डॉट मिल गया। अब एक्स का जब 1 है तो वाई का एक्स का जब 1 है तो वाई का 80 है, तो इनको आपस में मिलाओ तो ये वाला डॉट हमें मिल जाता है। इधर से और इधर से आपस में मिलाने से हमें ये वाला डॉट मिल गया 180 वाला। अब इन सारे डॉट्स को आपस में मिलाया तो देखो अब इनका ग्राफ भी हमारे जैसा ही बना है, बुक वालों का ग्राफ भी हमारे जैसा ही बना है। जो बुक वाले ने डाटा दिया था उसके मुताबिक देखो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन के जैसे ग्राफ बनते आ रहे थे, इनका ग्राफ भी वैसा ही बन गया। तो इस बात की भी तस्दीक हो जाती है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ज़्यादा सारे डॉट लेकर ही बनाया जा सकता है, 2 डॉट से बनाना फजूल किस्म की बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, तो इसके अंदर भी उसने इन्वर्सली प्रोपोर्शन के बारे में कहा था, दूसरा पार्ट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ही है। तो इसमें 1 और 200 है, 2 और 100 है, तो 4 और 5 इसने दिया हुआ है। इसके अंदर क्या आएगा, तो पहले की तरह हम इसको करते चले जाएंगे। पहले ये वाला तो सेम का सेम ही हमें लिखना होगा, और अब हमें इस 2 को देखना है कैसे आता है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, लिहाजा 200 को 2 पे डिवाइड करना होगा तो 100 आ जाएगा। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें इसलिए 100 आया हुआ है, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, लिहाजा नीचे भी 200 को 4 पे डिवाइड करना होगा तो आंसर 50 आ जाएगा। फिर 5 यहाँ पर चाहिए, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, लिहाजा 200 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 200 को 5 पे डिवाइड किया तो 40 आ जाएगा, 5 40 आ गया। अब 8 और 25 तो ऐसे का ऐसे ही लिख दो, इसका तो कोई हमने कुछ करना नहीं है, लेकिन आप इसे समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, लिहाजा 200 को 8 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 25 आएगा। 200 को जब 8 पे डिवाइड करें तो 25 आ जाता है। अब इसका ये वाला जो खाना खाली वाला था वो मैंने यहाँ पर नीचे बनाया, इधर मेरे पास स्पेस कम हो गई थी तो यहाँ पर नीचे 20 दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि 200 को हमने 20 कैसे लेना है। 200 से 20 ऐसे आ सकता है कि 200 को अगर आप 10 पे डिवाइड करो, 200 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 20 आता है, तो लिहाजा ऊपर आपको 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिहाजा ये वाला जो 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, तो ऊपर फिर आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा जब इधर 20 आया हुआ है। तो यूँ हमने इनका टेबल फिल कर दिया। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ पहले की तरह ही ड्रा करेंगे और हमारे जैसा ही उनका ग्राफ आएगा। तो यहाँ पर देख लें हमने 4 6 2 4 6 8 10 12 ये एक्सेस के साथ हमने ड्रा कर दिए ये वाले पॉइंट, और इधर 25 50 30 75 100 ये वाले सारे 120 150 ये सारे हमने वाई एक्सेस के साथ ड्रा कर लिए। अब देखें यहाँ पर पहला डॉट 10 और 20 वाला पहला डॉट है, 10 एक्स का है तो 20 यहाँ पर 20 कहीं आएगा वाई का, तो 10 और 20 का डॉट मिल गया। फिर 8 एक्स का है तो 25 वाई का है, 8 और 25 वाला ये वाला डॉट मिल गया। फिर 5 एक्स का 5 है, यहाँ पर 5 4 और 5 के दरमियान में आएगा, यहाँ पर 5 आया तो इनका फिर क्या बना, इनका 40 वाला मिला, यहाँ से ये 40 वाला यहाँ पे कहीं आएगा तो ये 5 और 40 वाला मिल गया। फिर 4 और 50 वाला, तो एक्स का यहाँ पर 4 है तो इनका ये 50 है, तो 4 और 50 वाला डॉट मिल गया। फिर एक्स का यहाँ पर 2 है तो इनका 100 है, तो वाई का 100 है, तो 2 और 100 वाला हमें मिल गया। फिर आपने यहाँ पर देखा तो एक्स का 1 और इनका 200, एक्स का 1 और वाई का
एक्स का 1 यहाँ पर ज़ाहिर है आएगा दरमियान में, तो उनका 100 इधर से आ जाएगा वाई का, यहाँ से 1 और 100 वाला मिल गया पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट आपस में मिला दिए, तो यूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये वाला हमारा ग्राफ भी उसी तरह का ग्राफ बन गया जैसे कि हम ऑलरेडी पहले काफ़ी ज़्यादा ड्रा कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए तेज़ी से बोलता हूँ कि आप लोगों को कि वीडियो शॉर्ट बन सके और आप लोग आसानी के साथ बहुत जल्दी से देख सकें। आप लोगों को अगर स्पीड बोलने की तेज़ लगती है तो आप अपनी वीडियो की रफ्तार स्लो कर लिया करो, क्योंकि आपके यूट्यूब के अंदर ऑप्शन है स्लो करने का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।